हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू है जो कि पंप से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली कंप्रेसर है, पंप है और कुछ को टॉपिक जो है आपका कूलिंग टावर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, 21 क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपकी कि आप जो भी लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, ओके, तो बेसिकली जो ऐसा रहता है ना रिफाइनरी में कि आपका जो डायमेंशन लेस नंबर है ना उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मैं आपको फिर से एक आर्ग्यू करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको या फिर वीडियो का जो लिस्ट होता है उसमें जाकर देखिए। और वहाँ पर दो पार्ट में बनाया हुआ, एक पार्ट और दो पार्ट, तो उसमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ। तो आपको उसमें क्या है, मतलब एक मेरा फोकस ये रहा है कि मैं उसको बहुत शॉर्टकट तरीके से बहुत आसान से बताऊं कि ताकि याद कम करना पड़े। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स रहते हैं, एक दो क्वेश्चन तो मतलब हमेशा फिक्स ही रहते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी रिफाइनरी के ले लीजिए या फिर इवन कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछना रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप वो देखिए, बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और भी जैसे मैंने काफ़ी पहले मैंने कुछ हीट मास और फ्लूइड का एक एमसीक्यू बनाया था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, सो फिर हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे, पहला है इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर्स द पंप। देखिए देखिए, बेसिकली आप अगर इंडस्ट्री में काम किए होंगे तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को थोड़ा सा गौर किए होंगे, ध्यान में होगा, तो दो तरह से देखे होंगे। एक पंप तो वो होता है जो कि उसका सेंटर में ही इनलेट रहता है, ठीक है, और फिर आउटलेट बाहर निकलता है। ओके, और एक जो पंप है ऊपर से, मतलब टॉप साइड से आता है और बॉटम साइड से नीचे से निकल जाता है, घूम के निकल जाता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली जो है ना ये लेंगे, ये लिक्विड इंटर द बॉटम नहीं, ये लेंगे लिक्विड एट द सेंटर। ठीक है, ऐसा टॉप भी हो सकता है। ठीक है, पता नहीं क्यों आंसर क्यों नहीं है, लेकिन मैं ये दोनों में देखिए, मैंने दोनों देखा सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि एक बॉटम से भी रहता है और ये मतलब इनलेट रहता है और लिक्विड इंटर करता है। ठीक है, और आपका टॉप से भी रहता है। तो अब यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ था एट सेंटर है, तो मैं तो समझ पा रहा हूँ कि दोनों होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर फ्रॉम द साइड रहता या फिर कोई बोथ रहता तो मैं बोथ मारता। ओके, तो यहाँ पर मैं टॉप पे सेंटर पे लगा दिया। ओके, बात दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ। देखिए, जहाँ पर ही इफिशिएंसी की बात आती है तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो है चाहे पंप रहे, कंप्रेसर रहे, कि वही चीज़ रहे। ठीक है, उसे मैटर नहीं करता। हमेशा हमेशा क्या होना, जो एक होता है एक्चुअल वर्क, आप जो एक्चुअल वर्क के जो दिए हैं से, और एक होता है कि एक्चुअल वर्क जो सप्लाई किया जाता है। जैसे हम बेसिकली क्या हुआ कि जैसे घर में हम लोग खाना बना रहे हैं तो वहाँ पर 400 ग्राम हम एनर्जी दिए, लेकिन हमको यूटिलाइज कितना हुआ, ये दोनों का रेशियो को बोलते हैं। ओके, तो यही पर कि एक्चुअल वर्क डन बाय द पंप टू द एनर्जी सप्लाई टू द पंप बाय द प्राइम मूवर। ओके, तो आपका आंसर ये बी हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी जैसी बात आती है ना, तो वहाँ पर ही जो एक्चुअल वर्क किया जाता है उसका रेशियो प्लस में जितना हम सप्लाई करते हैं एनर्जी, ये दोनों का रेशियो को लेते हैं। फिर मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज, तो बेसिकली ये हाई हेड के, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसे रेसिप्रोकेटिंग पंप हेड ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, उसका ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इवन रिफाइनरी, देखिए से जो आपका पंप है, रिफाइनरी को अगर कोस्ट के वाइज से देखा जाए या फिर लाइक मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ना काफ़ी ईजी है। तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा हेड डेवलप करना हो तो हम लोग मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हो। ओके, ज़्यादा हेड करने के लिए, तो आपका ये हो जाएगा बी। द मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू प्रोड्यूस हाई हेड। ओके, फिर डिस्चार्ज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए, ये ओपी गुप्ता में एक बहुत ही अच्छा से बताया हुआ है कि डिस्चार्ज जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है आपका एन का, और फिर उसमें क्या मतलब डिस्चार्ज रहेगा कैपेसिटी, मतलब बात एक ही है। फिर रहता था पावर जो एन क्यू के रहता था, हेड है हेड स्क्वायर का रहता था, इस तरह से तीन को रहता था, तो वो ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मैं अभी चारों का आंसर बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, जैसे यहाँ पे ये डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज एन के प्रोपोर्शनल रहेगा, और हेड रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और पावर रहेगा तो क्यू हो जाएगा। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्यू हो गया, तो क्यू बराबर क्या हो गया आपका, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका एन का, लेकिन यही आपका एच रहेगा मान लेते हैं। ठीक है, तो एच जो है ना, एच जो है ये एन स्क्वायर का रहेगा,
और दूसरी की बात करें तो अगर मान लेते हैं आपका पी, पी हो जाएगा आपका क्यू के बराबर। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोगों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा के ए। फिर रहेगी ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सुपीरियर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखिए, हम मानते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप है, हमको प्रेशर ज़्यादा डेवलप करता है या फिर कोई और, लेकिन हर चीज़ को वही चीज़ नहीं देखा जाता, हमारे पास जो सुपेरियरिटी होता है वो देखा जाता है। तो ये है आपका, ये मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हाई स्पीड भी देता है, इकोनॉमिकल ज़्यादा है, गिव मोर स्मूथ फ्लो भी देता है। आप हाई स्पीड मतलब समझो ज़्यादा स्पीड दिया जाता है। अब इकोनॉमिकल के कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है प्लस में इनिशियल कॉस्ट है, मतलब पंप का जो कॉस्ट है ये जो है ना वो सस्ता पड़ता है, मतलब मेंटेनेंस भी करना आसान है या फिर जो इक्विपमेंट लगाना भी इसका आसान है, इसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक। ओके, तो ये ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, फिर 6 की बात करें तो इन रेसिप्रोकेटिंग पंप एयर वेसल आर यूज्ड। तो देखिए ये इसका मेन फंक्शन आपका ये है कि जो एक्सेलरेशन हेड है उसको घटाना। तो आपका छठा का आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे एक्सेलरेशन हेड क्या होता है। देखिए एक्सेलरेशन हेड, जैसे कोई फ्लूइड आपका रेस्ट में है तो उस समय अगर वेलोसिटी जब चेंज होता है, ठीक है, तो उस समय जब वेलोसिटी अचानक से चेंज होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन हेड। एक्सेलरेशन भी ऐसे भी जानते होंगे कि फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर कोई फ्लूइड अगर रेस्ट में है और उसके बाद चेंज होता है आपका वह मतलब फ्लो करने लगता है, तो उस समय कितना हुआ। देखिए इससे फ़ायदा ये होता है ना, एक्सेलरेशन हेड मतलब रिड्यूस करने से कि आपका जो टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क कम लगता है। और टॉर्क कम लगने का मतलब ये हुआ कि आपका पंप जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कंज्यूम कम करता है। ओके, तो ऐसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब पंप हम चलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज वाल्व क्लोज क्यों करते हैं? डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करने का मेन मकसद यही है कि आपका जो टॉर्क जो जनरेट होगा ना वहाँ पर ही वो कम होगा, टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम होगा, तो हमारा जो एनर्जी है ना वो बहुत कम यूज हो जाएगा। ऐसे भी जब आप को देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जैसे आपके पास कोई पंप है। ओके, आपके पास कोई पंप है तो हम उसको स्विच से बटन दबाते हैं और उसके बाद चालू होता है। तो इनिशियल टाइम में जानते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना लेता है? ऐसे नॉर्मली जिस पे लिखा रहता है ना उसका उसका शायद बहुत मैनी टाइम्स लेता है, 100 टाइम्स या ऐसा कुछ मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जैसे नहीं लिखा रहता है कि ये 180 एम्पियर लेगा, लेकिन 180 एम्पियर से नहीं, वो बहुत ज़्यादा शुरू में स्टार्टिंग स्टार्टिंग करते समय लेता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। ओके, ये है आपका रिड्यूसर एक्सेलरेशन नोट। एक्सेलरेशन आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई फ्लूइड रेस्ट में है और उसके बाद उसको फ्लो में लाते हैं तो जो वेलोसिटी का जो चेंजमेंट हुआ ना उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन रेट। फिर एक टरबाइन, ए टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, टरबाइन अब क्या करता है, क्या है देखिए, टरबाइन का काम ये है कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब क्या हुआ कि जनरली जो वाटर वाटर जो रहता है ना, वाटर या फिर कोई लिक्विड वाला, कोई लिक्विड एनर्जी है और उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर ही उसको बोलते हैं टरबाइन। ओके, फिर है कि अच्छा इसका आंसर मैं मार देता हूँ जैसा कि ठीक है। फिर है ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए क्लास ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दैट इंक्लूड्स। देखिए आप, हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है ना वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही एक क्लास है। लेकिन उसके अलावा इसमें कौन कौन सा आता है, तो आपका पिस्टन भी आ जाएगा, प्लंजर भी आ जाएगा, डायफ्राम भी आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा आंसर। ओके, फिर हम बात करें कि डैश इज ए सर्कुलर डिस्क अटैच टू द मोटर एंड यूज टू ट्रांसफर द रोटरी मोशन ऑफ द मोटर ऑफ द पिस्टन। तो देखिए ये जो आपका क्रेंक आंसर हो जाएगा। क्रेंक, जैसे आप एक बेसिक आइडिया मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप आसपास जो मिल होते हैं ना, जो आजकल तो नया मिल आ गया है, जो जो पुराने मिल जो होते हैं ना तेल पेरने वाला, तो वहाँ पर ये देखो पट्टा लगाया रहता है, मतलब जो क्या बोलते हैं यार, एक रबड़ का पट्टा रहता है कि ये घूमेगा तो इसके साथ ये घूमेगा, तो वो एक तरह से क्रैंक का काम करता है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि जैसे कोई मोटर के साथ एक सर्कुलर डिस्क लगाया रहता है
जो कि पावर रोटरी मोशन को पिस्टन के साथ ले जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्रैंक। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का एडवांटेज क्या है, तो देखिए ये ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब ये हम इसको ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। फिर प्रूवन कॉमन टेक्नोलॉजी, मतलब ये टेक्नोलॉजी भी लगभग सेम ही की बात कर रहा है, इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर हम प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर देता है, लो फ्लो देता है, लो जहाँ देखिए एडवांटेज रेसिप्रोकेटिंग पंप का ये है कि फ्लो कम देता है लेकिन हाई प्रेशर देता है। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या हो जाएगा, फ्लो तो ज़्यादा देता है लेकिन प्रेशर कम देता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा डी। फिर हम आगे बात करें तो कंप्रेसर इन विच कंप्रेशन ऑफ एयर फ्रॉम द सक्शन प्रेशर तो डिलीवरी प्रेशर टेक्स पैलेस इज मोर देन वन सिलेंडर। देखिए एक कंप्रेशन हो रहा है एयर का, तो उसमें कंप्रेशन जो है ना एक सिलेंडर से ज़्यादा में हो रहा है। एक सिलेंडर से ज़्यादा हो रहा था, डबल एक्टिंग भी हो सकता है, सिंगल एक्टिंग तो नहीं होगा, एक सिलेंडर से ज़्यादा, तो ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, डबल एक्टिंग तो हो जाए जब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मल्टी स्टेज लेंगे। जैसे देखिए जब भी कोई दो स्टेज से कोई ज़्यादा होने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी स्टेज। ओके, तो इसका आंसर आपका मल्टी स्टेज रहेगा। फिर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो प्रोड्यूसिंग होता है वो लो प्रेशर के लिए ज़्यादा आपका सूटेबल होता है। अगर यही रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहता है ना, तो यहाँ पर ही हाई प्रेशर हो जाता है। ओके, इन्हें मल्टी स्टेज कंप्रेसर आइसोथर्मल कंडीशन अचीव कैसे होता है, तो ये देखिए ये मतलब अगर आप कोई भी रिफाइनरी में काम किए होंगे या फिर कहीं भी, तो एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जैसे कंप्रेसर होता है ना, तो कंप्रेसर के बीच में जब फर्स्ट स्टेज से जब कोई चीज़ मटेरियल निकलता है, तो दूसरे स्टेज में जाने से पहले एक कूलर लगा रहता है, तो कूलर से जाता है उसके बाद ही दूसरा स्टेज आता है। तो कूलर क्या करता है, जैसे आप कंप्रेस कीजिएगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, प्रेशर ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर को हम आगे स्टेज में कम रखें, इसके लिए हम लोग एक कूलर प्रोवाइड करते हैं, तो बीच में प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इंटर स्टेज कूलर बोलते हैं। देखिए टेम्परेचर घटाने का फ़ायदा ये होता है कि जो वर्क का रिक्वायरमेंट है ना, वो हमारे लिए पंप मतलब कंप्रेसर में वर्क का रिक्वायरमेंट है वो कम लगता है। ओके, फिर हम बात करें एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर ओवर द सिंगल स्टेज कंप्रेसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सारे के सारे। तो देखिए जैसे एक सिंगल स्टेज कंप्रेसर है और उसके ऊपर में अगर मल्टी स्टेज कंप्रेसर कंपेयर कर रहे हैं, तो लो पावर कंजप्शन लेगा। जैसे यही तो फ़ायदा है सिंगल स्टेज से मल्टी स्टेज वाला में का, कि पावर कम लगता है पर यूनिट डिलीवर भी हो जाता है, हायर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है, और डिस्चार्ज जो टेम्परेचर वो कम रहता है। ओके, अप्रोच ऑफ ए कूलिंग टावर, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कूलिंग टावर का। तो देखिए आपका जो एक कूलिंग टावर है, इसमें आंसर ए है आपका, है ठीक है, इसका आंसर ये है। लेकिन आप समझिए एक कूलिंग टावर है, तो कूलिंग टावर में हम कोल्ड फ्लूइड इन किए तो वो कोल्ड फ्लूइड आउट हुआ, तो आउट हुआ ना जहाँ पर कोल्ड फ्लूइड आउट हुआ, और वहाँ पर ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो दोनों का डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वेट वर्ल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग अप्रोच। तो यहाँ पर वेट वर्ल्ड टेम्परेचर दे दिए एम्बिएंट टेम्परेचर की जगह से, ठीक है। तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। ऐसे बेसिक आइडिया अगर आप समझना चाहते हैं तो ये होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड है वो वेपर में जब कन्वर्ट होता है, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में यूनिफॉर्मली जब कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। ओके, फिर है पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है, ये इसका आंसर बी है। देखिए पहला ड्रिफ्ट समझना, ड्रिफ्ट मतलब कमी होता है यार, कि या फिर मूव करना या भटक जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो इसका काम ये है कि जो टावर में जो जो ड्रॉपलेट है ना, जो भटक गया था, बाहर निकल रहा था, फ्लैश हो रहा था, उसको रोकना है। देखते नहीं है कि आप बहुत से जो टावर होते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से मतलब वाटर ड्रॉपलेट निकलता है, तो वो सबको रोकने के लिए हम लोग एक ड्रिफ्ट इलिमिनेटर लगाते हैं। फिर 17 द रेशियो ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इन सर्कुलेट वाटर टू डिजॉल्व सॉलिड इन मेकअप वाटर इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं साइकिल ऑपरेशन। ये दो चीज़ का रेशियो देखिए, एक सर्कुलेशन वाटर है
और फिर है कि डिजॉल्व सॉलिड है, उसमें मेकअप वाटर है। तो ये दोनों के रेशियो को हम लोग साइक्लिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। फिर है पर्पस ऑफ ब्लो डाउन इज टू, तो पहले तो ब्लो डाउन समझना। देखिए ब्लो डाउन अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये होता है कि जैसे कोई भी एक्सचेंजर हो गया, या फिर इवन आपका कोई भी इवन आपका कोई भी क्या क्या मैं बताऊं, जैसे बॉयलर हो गया, तो बॉयलर में होता क्या है कि लाइक जो बहुत से जो अनवांटेड मटेरियल रहते हैं, जो सॉलिड मटेरियल वो जम जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना तरीका, उसको बोलते हैं ब्लो डाउन। तो यही होता है, आपका आंसर सी हो जाएगा कि ये लिमिट द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन द वाटर ड्यू टू एवापोरेशन। जो एवापोरेशन के दौरान जो सॉलिड कंटेंट है उसको जो कंसंट्रेशन बढ़ गया उसको लिमिट करता है। ओके। फिर है नेचुरल ड्राफ्ट या फिर हाइपरबोलिक टावर, इसको एक ही बोल, दोनों के ही बोलते हैं। इसका जनरली आप जब स्मॉल कैपेसिटी वाटर के लिए रहता है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। ओके। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेट वाटर टेम्परेचर, ये है आपका थर्मोमीटर, सॉरी साइकोमीटर, याद रखिएगा। वेट वाटर टेम्परेचर इसे मेजर किया तो साइकोमीटर से मेज किया जाता है। फिर पुअर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टावर रिजल्ट, तो इससे क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा भाई। जैसे आप कोई टावर है उसमें पुअर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा, तो स्केल भी फॉर्म होगा किनार साइड में। आइस भी बनने का, क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट में आइस भी बनने का चांस है, क्योंकि वाटर वाटर जाएगा ना एक जगह जमा हो जाएगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके। आई होप आप चीज़ इसमें कुछ नया सीखे होंगे, ठीक है। और भी बहुत जल्दी, देखिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा मेरे को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ये अभी इस संडे तक काफ़ी मतलब एमसीक्यू मैंने करवा दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और हो सके तो 20 तारीख के बाद से मतलब नॉन टेक्निकल का जो एमसीक्यू है उस पर मैं ध्यान दूंगा। ओके। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।